नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना। मैं 100% श्योर हूँ कि इस पेपर में से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इस पेपर को देखने के बाद में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्नों को गहनता से आप याद कीजिएगा, बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपके जो आएगा खंड अ आएगा, इसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक रहेंगे। यहाँ पर दे रखे हैं निर्देश के नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मादा रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब डेंगू का आए तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। अगला है कि कागज़ का पुनः चक्रण करके हम किसकी बचत करेंगे? तो जल, ऊर्जा और वृक्ष तीनों की अपन बचत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है। आपको बताना है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन है उसमें कौन कौन सी मुख्य अभिक्रिया होती है? वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण या फिर पिघलना। तो उसमें मुख्य अभिक्रिया है वो आयनीकरण होती है। कौन सी होती है? आयनीकरण। किस में होती है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में। कौन सी होती है? आयनीकरण। ठीक है, मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमारा टारगेट यही होता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न याद हो और परीक्षा में बेस्ट स्कोर करे। अगला है कि भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी की प्लेटों की गति करना, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना या फिर ये सभी। तो भूकंप इन सभी कारणों से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, ये सभी। अगला प्रश्न है कि स्पाइरोगोयरा है, आपको बताना है कि स्पाइरोगोयरा क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल। तो विद्यार्थियों, स्पाइरोगोयरा क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, शैवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जंग लगने की प्रक्रिया है तीव्र दहन, दहन नहीं, धीमा दहन या भौतिक प्रक्रिया। तो जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, भौतिक तो नहीं होती है, और धीमा दहन होता है, यानी ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है, धीमा दहन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एलईडी जो बल्ब अपने घरों में होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, रासायनिक होती नहीं है, भौतिक प्रक्रिया ही होती है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, यानी मौसम है इसको गर्म कर देती है, वातावरण को गर्म कर देती है। अगला आपके खंड ख आएगा, इसके अंतर्गत अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जो कि प्रश्न संख्या 9 से 12 तक रहेंगे, यानी छोटे छोटे प्रश्न 2-2 नंबर के। तो इसमें नवा प्रश्न है कि कार्बनीकरण क्या है, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनीकरण क्या है इसको समझाना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी पेड़ पौधे मृत अवस्था में हैं, यानी कटे हुए हैं, वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और फिर उसी क्या होता है, कोयले में वो बदल रहे हैं। यानी पेड़ पौधे अंदर ही अंदर स्वतः ही जल के तापमान के कारण वो कोयले में बदल रहे हैं, तो उसी क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, एग्जाम में सपने वाला प्रश्न। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन। इस जनन में नर और मादा युग्म का संलयन होता है। अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक ही जनक नए जीवन को जन्म देते हैं। लैंगिक में तो क्या होता है, नर और मादा दोनों का युग्मक का चलन होता है,
जबकि अलैंगिक में इनमें से कोई एक है वही भाग लेता है, ठीक है ना, तो वो होता है अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य है, तो फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या फिर बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज को दानों को फटक कर यानी विनोइंग के द्वारा भी अलग करते हैं। अगला प्रश्न है कंधे पर लटकाने वाले थैले की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, तो इससे कंधे के ऊपर प्रेशर या फिर भार कम पड़ता है। अगला प्रश्न है खंड स के अंतर्गत लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न 13 से लेकर 22 तक 4-4 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए, यानी कोक क्या होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है। तो कोक के जो लक्षण होते हैं ये कठोर होती हैं, सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है। कोक कैसा होता है, कठोर, सरंध्र और काले रंग का होता है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये कठोर, सरंध्र और काले रंग का होता है। यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, न तो इसके अंदर से लाइट जाती है न ही गर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है, यानी ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। कौन होता है भाई, कोक होता है। कोक क्या होता है, कठोर, सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है और ये विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कोक एक अच्छा घरेलू ईंधन है, यानी घरों के अंदर अपन ईंधन के रूप में, चूल्हे के रूप में, जलाने के रूप में अपन उपयोग में ले सकते हैं, जो जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता है। और कोक को अपन जलाते हैं तो धुआं नहीं छोड़ता है। कोक मतलब कौन सा, काला कोयला जैसा होता है। यह कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने और धातु जैसे कॉपर, लोहा, जिंक और लैंड और जो टीन है इनके निष्कर्षण के काम में भी आता है। तो इस तरह से ये था कोक। आगे हैं आपको सत्य और असत्य लिखना है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, तो दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग नहीं कहलाता है, ठीक है, वो विनोइंग कहलाता है। अगला है खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को जुताई नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं निराई, ठीक है, निराई कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और अगला है खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। और बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो विद्यार्थियों सत्य और असत्य को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में समझना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उनके बारे में विश्लेषण खुद के दिमाग से करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला है कारण बताइए, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि जल है विद्युत का सुचालक होता है, यानी जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे विद्युत का झटका यानी करंट लगने का खतरा रहता है। अगला है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्या कारण है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, जैसे कि स्वर यंत्र गले के सामने की ओर उभरा हुआ जो होता है अपने यहाँ पर गले में, तो उसे कहते हैं स्वर यंत्र। अगला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन होता है, तो यहाँ पर देखिए वर्षण से स्रावित हार्मोन। एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन है वो आपके अंडाशय से स्रावित लैंगिक हार्मोन होता है, जो कि मादा हार्मोन है एस्ट्रोजोन, ठीक है। और एक है गोइटर, गोइटर है ये थायराइड की ग्रंथि का रोग होता है। तो इस तरह से आप इसमें मिलान कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक और जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो इसमें रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, कौन सा बल लग रहा है। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, कौन सा लग रहा है। ये इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति इधर उधर या आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं, तो इसमें कंपन भरना है। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम भरना है। और अगला है कि प्रबलता कंपन से निर्धारित की जाती है, आयाम से निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है आपके।
और अगला प्रश्न है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। यानी तड़ित है, बिजली गिरती है, तो इससे अपनी सुरक्षा के उपाय आपको लिखने हैं। तो इन प्रश्नों को आप याद कीजिएगा, बड़े बड़े प्रश्न हैं थोड़े। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय घट घट की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, वो व्याख्या करनी है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का चित्र बनाना है। तो ये चित्र आपके लिए समतल दर्पण वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अगला है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में प्रश्न 23 से 25 तक आपके खंड द के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे 8-8 नंबर के। तो इसमें 23वां प्रश्न है कि द्रव और गैसें बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दबाव डालती हैं। घर्षण को आप किस प्रकार शत्रु कहेंगे, समझाना है। ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन कारणों पर निर्भर करती है, तो वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेंगे इन्हीं में कि एक औजार बनाते समय लोहार लोहे को गर्म टुकड़ों को हथौड़े से क्यों पीटता है, वो आपको कारण बताना है। और व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण को कम क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, ये आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है। अगला है कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन एक साथ घटित होते हैं, लेकिन हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, तड़ित पहले दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लिख के ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये तड़ित वाला, ठीक है ना, आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद कीजिएगा, कौन कौन सा है, एक तो ये, एक ये, ठीक है। और ये प्रतिजैविक वाला भी इनसे भी महत्वपूर्ण है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी दवाई लेते समय, टेबलेट लेते समय अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है। निकट दृष्टि को दोष और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पड़ने पर प्रभाव लिखिए। और पार्श्वीकरण क्या है, इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दूध की थैलियों से दूध है वो प्रदूषित क्यों नहीं होता है, वो आपको लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम वाले ये प्रश्न सारे के सारे। और कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। 25वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कोई 6 परियोजनाओं के नाम लिखने हैं। और टीनेजर्स में चेहरे पर मुहावसे और फुंसियाँ क्यों हो जाती हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा, वनों उन्मूलन से निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको बताना है। वन्यजीव प्राणी, गांव, पृथ्वी और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग आपको लिखने हैं। तो इस तरह से कुल 25 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न मैंने बताए हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को मैंने मिक्स रूप से उठा के लिया है अलग अलग स्रोतों से, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपको साइंस का चाहिए, इसका भाग 2, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।